हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस सक्सेस अवेन्यू पर। और पॉलिटी का महाभ्यास प्रश्नोत्तरी जो श्रृंखला चल रही थी उसमें मैं अगला पार्ट यानी कि भाग 8 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आपने 7 भाग तक देखा होगा, क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे कि कैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी हर एक परीक्षा की दृष्टि से। अभी तक अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, हमें और क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये पॉलिटी का है। ठीक है, इससे अलग हम हिस्ट्री का चला रहे हैं। जो हिस्ट्री का जो वीडियो है आपको शाम को 7 से 7:30 के यानी कि 7 बजे आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, और पॉलिटी का आपको दिन में 3 बजे के करीब मिल जाया करेगा, डेली का डेली वीडियो। ठीक है, चलिए एंजॉय करते हैं वीडियो। और आपके क्वेश्चन पहला लग चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ए वाला यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से 3 शब्दों को प्रस्तावना में ऐड किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो 1976 में यह संशोधन हुआ था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। तो ये बता दें आपको कि वयस्क मताधिकार। हमारी प्रस्तावना न्याय की, प्रतिष्ठा की, समानता और भाईचारे की बात करती है, लेकिन वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहां देख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रस्तावना में। प्रस्तावना में हम ये प्रस्तावना को पढ़कर हम अपने संविधान के आदर्शों को और दर्शन को समग्र रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को हम प्रस्तावना पढ़ करके हम अनुमान लगा सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि जो संविधान बनाया था उनके मस्तिष्क में क्या क्या था। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो आपको बता दें, यह केशवानंद भारती बनाम भारत संघ वाला मामला जो था वो 1973 में हुआ था। ठीक है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जो था आपका संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया कि अगर मूल ढांचे के अंतर्गत कोई भी विषय आता है तो उसमें संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। और आपको एक और बात बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह क्लियर नहीं किया है अभी तक कि मूल ढांचा क्या होगा। समय समय पर जैसे केसेस आते हैं उन्हीं के आधार पर उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय देता है और उनको डिफाइन करते हैं कि ये मूल ढांचे हैं या नहीं। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो आपको मतलब बताना है कि भारतीय संविधान केवल लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, लोकतांत्रिक एक समाज की कल्पना करता है। तो लोकतांत्रिक समाज कब बनेगा? जब उसमें न्याय की बात होगी। ठीक है, कब बनेगा? जब उसमें न्याय की बात होगी, स्वतंत्रता होगी लोगों के बीच समानता होगी और भाईचारे की भावना होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का आशय क्या है? तो प्रस्तावना में स्टार्ट भी प्रस्तावना यहीं से होती है कि हम भारत के लोग। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,
ठीक है। तो ये हमारी प्रस्तावना यहाँ से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग से। तो इसका मतलब क्या होता है कि भारत के लोग। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ठीक है, अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर हमको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो आपकी उद्देशिका में निहित है, ठीक है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ पर है, तो उद्देशिका में। 3 तरह के न्याय की बात करता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो कहाँ पर है, उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना का वह गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो बंधुत्व की बात करती है, यानी कि भाईचारे की बात करती है, ठीक है। तो बंधुता का मतलब होता है कि कोई भी नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे, भाईचारे की भावना रखे और भाईचारे से काम करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा भारत को पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का अर्थ है। तो इसका मतलब आपको बताना है, इसका मतलब हो जाएगा कि धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, और जो भी धर्म राज्य में व्याप्त हैं, यानी कि राज्य के अंदर जो धर्म प्रचलित हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो आपका डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर, आपको डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी, आपको डेट याद ये भी रखनी है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पूर्ण रूप से पारित किया गया था, ठीक है। एक तो पेश किया गया समक्ष संविधान सभा के, और 22 जनवरी को उसको पारित किया गया, ठीक है। ये 2 डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जो गणतंत्र होता है उसमें अंतिम शक्ति आपकी जनता के पास होती है, ठीक है, जनता ही सर्वोपरि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय, यानी कि इसको छोड़ करके सभी और रूपों में भारत को डिनोट करता है, केवल एक को छोड़कर, वो है आपका साम्यवाद। साम्यवादी हमारे यहाँ पे नहीं है साम्यवाद, समाजवाद है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान की मूल अवधारणाएं हैं, लेकिन साम्यवाद हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदारवाद का प्रतीक है। तो जो उदारवाद का प्रतीक है वो आपको इनमें से बताना है। तो उदारवाद क्या होता है? यानी कि राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, यानी कि किसी को राजनीति में या आर्थिक पहलुओं में कुछ करने पर कोई भी कठिनता का सामना ना करना पड़े, ठीक है, उसे उदारवाद कहते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो आपको बता दें कि नागालैंड एक पूर्ण राज्य है, जो ठीक है, पूर्ण राज्य कौन? नागालैंड। तो पुदुचेरी, दमनदीप और लक्षद्वीप क्या है? तीनों, ठीक है। तो ये हैं आपके संघ शासित प्रदेश। तो दमनदीप, आपको पता है दमनदीप और दादर नागर हवेली को आपस में विलय कर दिया गया था 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में प्रेजेंट टाइम में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में आपकी कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो आपकी अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और उसके नामों का उल्लेख किया गया है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों और उनके नामों का उल्लेख है,
कौन सी अनुसूची? नंबर 1 है ना, 1 अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनके जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान, यानी कि वो अपना नियंत्रण उपबंध कैसे करते हैं उसका प्रावधान है। ठीक है, इसमें 4 राज्यों को छोड़कर 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आपके 6वीं अनुसूची में डाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो थी भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में ही जोड़ दी गई थी। तो कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको ये याद रखना है कि 4 राज्य हैं। ठीक है, ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान कहां पर है? तो 6वीं अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, लेकिन उसमें 4 राज्य छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, उनको विशेष राज्यों का दर्जा देकर के किस में डाला गया है? 6ठी अनुसूची में। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो जो आर्थिक नियोजन शामिल है हमारा समवर्ती सूची का विषय है। आपको बता दें कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का वर्णन है। पहली संघ सूची जिसमें संघ कानून बनाएगा उन विषयों पर, राज्य सूची जिनमें राज्य कानून बनाएगा, तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो आपको बता दें निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो मजदूर संघ संघ सूची में शामिल नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये जनगणना, बैंकिंग और विदेशी कर्जा किस में शामिल है? तो ये आपके सभी संघ सूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान है? तो आपको बता दें कि दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है आपका 10वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। दल बदल से संबंधित जो दल बदल संबंधित कानून था वो हमारा 52वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। ये बात आपको याद रखनी है, जो किससे रिलेटेड है? दल बदल कानून से रिलेटेड है। और अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है आपका 4थी अनुसूची के अनुसार किया गया है। ठीक है, तो किस में रखा गया है? तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन को रखा गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची आपको बता चुके हैं। 5वीं अनुसूची आपका किससे रिलेटेड है? 5वीं अनुसूची आपका अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन से। और 9वीं अनुसूची आपका जो 9वीं अनुसूची थी वो आपका भूमि सुधार से रिलेटेड थी। और 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 9 में। ये वीडियो आपको दिन में 3 बजे करीब मिल जाया करेगा, है ना, डेली। और हमारा जो हिस्ट्री का एक सेगमेंट चल रहा है, महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी हिस्ट्री वाला, वो सेगमेंट आपको 7 बजे शाम को डेली मिला करेगा। ठीक है, जब मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।